हेलो एवरीवन। सो आज हम टॉपिक नए स्टार्ट करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप बायो ऑर्गेनिक में। तो पहली बात तो सोडियम पोटेशियम पंप ये वर्ड से रिलेटेड क्या चीज़ है, मतलब पंप क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ही क्यों बढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में देखो, क्या होता है कि जो हमारे बॉडीज़ के लिए कुछ एलिमेंट नेसेसरी होते हैं उन्हें ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें एक एलिमेंट ये सोडियम पोटेशियम भी होते हैं, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम की ये जो मेटल आयंस है, ठीक है, ये बहुत चीज़ ये हमारे बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो इम्पल्स के थ्रू ट्रेवल करती है। लाइक हम किसी गर्म तवे पर हाथ रखते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जब तक रिएक्शन करता है तब तक उससे पहले ही, या हमारे ब्रेन तक जब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि यार तवा गर्म है, उससे पहले हमारे जो हैंड है, ठीक है, वो रिएक्ट कर चुका होता है, रिस्पॉन्ड कर चुका होता है, तुरंत हाथ हटा लेना। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक ट्रेवल होते हैं या कोई भी चीज़, वो इम्पल्सेस के थ्रू ट्रेवल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। और वो इम्पल्स क्रिएट होते हैं इन छोटे छोटे आयंस के ग्रेडियंट की वजह से, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। ओके, उसमें हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो पहले सोडियम और पोटेशियम से क्या लेना देना है। तो जैसे मान लो हमारे बॉडी में सोडियम अगर एक्सेस में हो जाए तो क्या घाटा होगा, और जब कमी हो जाएगी तो क्या घाटा होगा। हमारी बॉडी में मान लो अगर सोडियम की कमी हो गई तो देखो हम लोग को ब्लैकआउट होने लगता है, भूलने की बीमारी होने लगती है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। सोडियम की एक्सेस की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, बताता हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस में बॉडी का फ्लूइड कंटेंट घट जाता है। उसमें होता क्या है कि जैसे हमारे बॉडी में अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अब सोडियम आयंस क्या करेगा, छोटी सी साइज, ऊपर से मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उसके पास होगा, तो वो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, हाइड्रेट करके अपने पास बैठा लेगा। उससे होता क्या है कि बॉडी के एक पार्ट में तो फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाकी सारे पार्ट्स में फ्लूइड कंटेंट घट जाएगा। तो इससे सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें फ्लूइड कंटेंट घट जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये तो सोडियम बढ़ने से, सोडियम घटने से प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा हाँ, सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने से हमको हार्ट अटैक प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब सोडियम हमारे बॉडी में सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे होता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन लीवर तक ट्रेवल करके जाती है, और लीवर को समझ में आता है यार सोडियम का कुछ करना पड़ेगा। तो सोडियम कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो उस सोडियम लीवर कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को कम करने का काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन आयंस के अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। अब वो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारे वेन्स में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। पुराने समय में इस कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन विद काइसल जेल का यूज़ करते थे, ठीक है। ये वेंस तक पहुंचने के बाद जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड क्रिएट बनाते थे, और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल थे उनको ब्रेक करते थे, मतलब उनको वहाँ से हटाने का काम करते थे, डिज़ोल्व करने का काम करते थे। सो ये था थोड़ा सा रिव्यू सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम पोटेशियम पंप का जो ट्रेवल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। सेल के अंदर सोडियम का जाना, पोटेशियम का बाहर आना, ये सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं, बाइलेयर्ड होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर्ड होती है। जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं उनके दो एंड होते हैं, एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो उसमें पोलर एंड बाहर की तरफ फेस होता है, ठीक है, नॉन पोलर अंदर की तरफ होता है। बाई लेयर का मतलब क्या होता है, दो लेयर्स होते हैं, इन दोनों लेयर के बीच में दोनों लेयर के बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, और दोनों लेवल के बाहर या लेवल के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बाई लेयर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, बहुत सारे पम्प्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, हेलिकल प्रोटीन्स होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन जो दूसरे रिसेप्टर से बाइंड होकर चैनल को ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आयन को इन चैनल्स के थ्रू फ्लो होना होता है, ठीक है। सेल में दो तरह की
प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स किसी भी आयंस, पेरिफेरल प्रोटीन में मोस्टली सारे पार्ट्स नॉन पोलर एंड से बने होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए कुछ आयंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनको जो इंटीग्रल प्रोटीन से पास नहीं हो पाते, तो होता क्या है कि उन आयन को पेरिफेरल प्रोटीन से पास होकर जाना होता है। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन में ये खास होता है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सिर्फ उसका मतलब वो जहाँ से ओपन होता है वो बाई लेयर के बीच में जाके एंड हो जाता है, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक फैला होता है। ठीक है, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन से आयन पास होते हैं तो वो इजीली पास नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात तो ये वो नॉन हाइड्रोफोबिक पार्ट से, मोस्टली इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है पेरिफेरल प्रोटीन में। तो होता क्या है, उन पेरिफेरल प्रोटीन से आयन को पास होने के लिए आयन ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। आयन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ये उनके सपोज करो ये फिश जो है उसका हेड है और पीछे का पूरा पार्ट टेल है, और पूरा पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन उसका जो माउथ होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो वो क्या करता है, ये आयंस को ऐसे पकड़ के कैप्चर कर लेता है और पूरा हाइड्रोफोबिक पार्ट बन जाता है। फिर इस पूरा हाइड्रोफोबिक पार्ट इजीली तुम्हारा पेरिफेरल प्रोटीन से होते हुए बाई लेयर्ड लिपिड्स के बीच में जो नॉन पोलर पार्ट है वहाँ पर जाकर डिजॉल्व होकर वहाँ से इजीली ट्रेवल करते हुए आयंस को पास कर देता है। लेकिन जो आयंस इंटीग्रल प्रोटीन से पास होते हैं उनके लिए किसी भी आयन ऑफ फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम आयंस है, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी आयन ऑफ फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। आयन ऑफ फोर्स जस्ट ए बाइंडिंग लिगेंड्स व्हिच हेल्प टू ट्रेवल द आयंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। इंटीग्रल प्रोटीन्स हम लोग को बेसिक डिस्कशन होगा इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन से सोडियम आयन पोटेशियम आयन पास होते हैं। अब थोड़ा सा अगर अंदर जाए तो पता चलता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब पहली बात कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, चैनल क्या होते हैं, पंप क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड क्या होता है, कंसंट्रेशन गेटेड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे समझो, हाँ, अगर कोई स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है इसका, सपोज करो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरफ कुछ आयंस है, इस तरफ कुछ आयंस है। ठीक है, अगर यहाँ आयंस ज़्यादा है, यहाँ आयंस कम है, तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग आयंस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, उनको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में आयंस को भेजना है तो हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसलिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सोडियम पोटेशियम आयन का जो ट्रेवल है, जो फ्लो है, या सोडियम पोटेशियम आयन का जो ट्रेवल है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और उसमें भी वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू होता है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक वोल्टेज गेटेड होता है, एक कंसंट्रेशन गेट, एक वोल्टेज गेटेड होता है और एक कंसंट्रेशन गेटेड होता है। होता क्या है कि सपोज करो ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन से सब सोडियम को बाहर जाना है। ठीक है, तो होता क्या है, बाहर जाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा पहले आयंस को। बहुत सारे आयंस आते हैं उनके दरवाजे पर इंटीग्रल प्रोटीन्स के, ताकि वो उस तरफ जा सके। लेकिन बिफोर जब ट्रेवल नहीं होता है तो उस समय भी बाहर भी कुछ सोडियम आयन होते हैं, अंदर भी कुछ सोडियम आयन होते हैं। तो होता क्या है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सोडियम का। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि जो सोडियम पोटेशियम आयन का फ्लो है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फ्लो होना है। ठीक है, तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो बाहर और अंदर के सोडियम आयंस के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जब सोडियम और पोटेशियम आयन का फ्लो होना होता है तो बहुत ढेर सारे सोडियम आयंस चैनल्स के पास अगर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे जो क्रिएटेड, जो जब ढेर सारे पोटेशियम आयंस सोडियम आयंस आकर इकट्ठा हो जाएंगे तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, अगर वो रेस्टिंग पोटेंशियल को जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही वहाँ पर चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कि कैसे ओपन होते हैं, तो उन चैनल्स को ओपन करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस एटीपेज एंजाइम करता है। ठीक है, एटीपेज एंजाइम में एक स्पेसिफिक मेटल होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिसका 2 वर्क होता है। ये प्रोवाइड करता है structural stability to the protein conformation of that अल्फ़ा इंटीग्रल प्रोटीन, और साथ ही साथ ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी में भी मदद करता है। ठीक है,
सो हम लोग का बेसिक डील होता है, किसके साथ डील करना है, सोडियम पोटेशियम के साथ। और सोडियम पोटेशियम किससे होते हुए ट्रेवल करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो थोड़ा सा इंटीग्रल प्रोटीन के और डीपली स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में पंप्स लगे होते हैं। ठीक है, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है पंप और एक होता है चैनल। हमेशा देखो हम लोग चैनल पढ़ते, सॉरी पंप पढ़ते हैं, चैनल नहीं पढ़ते। सोडियम पोटेशियम चैनल पढ़ते हैं नहीं। चैनल और पंप में डिफरेंस ये होता है कि जो पंप होता है, हैंड पंप है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रेशर फोर्स लगा के पानी को ऊपर खींचते हैं। तो यही डिफरेंस है चैनल और पंप में। चैनल में होता क्या है कि कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियसली फ्लो होती है, अपने आप फ्लो होती है, यू डू नॉट नीड एनी एनर्जी सोर्स। बट जो पंप्स होते हैं, हमको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, सोडियम आयन, सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग पढ़ते हैं, दैट मीन ये पंप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो पता चलता है तो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो हालांकि चैनल्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। होता क्या है कि अब ध्यान से समझना, अब इसमें जो चैनल्स लगे होते हैं ये या प्रोटीन्स लगे होते हैं, अल्फा प्रोटीन्स, बीटा प्रोटीन्स। ठीक है, जहाँ से सोडियम को इंटर करना होता है या पोटेशियम को इंटर करना होता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स बंद होते हैं। ठीक है, इनको ओपन करने के लिए हमको एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले बता दिया था कि सोडियम पोटेशियम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इनको ट्रेवल कराना है तो हमको एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी आती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, अब ध्यान समझना कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ठीक है, कौन करता है, एटीपेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो एटीपेज एंजाइम है, अगर हाइड्रोलिसिस क्यों करता है, क्यों ज़रूरत होती है, तो वो जो एनर्जी आती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, वो चैनल्स को ओपन करने के लिए आती है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम को ट्रेवल करने के लिए जो चैनल्स है वो बंद रहते हैं। ठीक है, पहले उस चैनल्स को ओपन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ढेर सारे आयंस इकट्ठा होते हैं चैनल्स के पास और पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल को क्रॉस करता है, तुरंत सिग्नल जाता है एटीपेज एंजाइम के पास, और एटीपेज एंजाइम क्या करते हैं, उस एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और एनर्जी जो होती है वो चैनल्स को ओपन करने का काम करती है। जैसे चैनल ओपन होगा, आयंस अंदर एंट्री करेंगे, फिर बाहर ट्रेवल करते हुए बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। जैसे आयंस ट्रेवल करते हैं या चैनल्स ओपन होते हैं तो प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है वो उस चैनल के अराउंड। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन का पूरा कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है। उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज को मेंटेन या स्टेबलाइज करने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन होते हैं, अदरवाइज इंटीग्रल प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा तो तुम्हारा सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सब सारा कुछ मैं सेल मेम्ब्रेन की बातें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो सारे फ्लूइड सेल के बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए हमको मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस प्रोटीन्स के कॉन्फॉर्मेशन को सस्टेन रखने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं तो देखो सोडियम और पोटेशियम को लेकर चलता हूँ। पोटेशियम में होता क्या है, पोटेशियम अब चैनल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, ऐसा ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिस चैनल के थ्रू या पंप के थ्रू सोडियम ट्रेवल करता है उसी से पोटेशियम भी ट्रेवल करे, या जिससे पोटेशियम ट्रेवल कर रहा है उससे सोडियम भी ट्रेवल करे, ऐसा नहीं होता। किसी एक से स्पेसिफिक आयंस ही ट्रेवल करते हैं, उसके बहुत सारे रीजन्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वहाँ पर जो चैनल्स में स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे होते हैं वो स्पेसिफिक मेटल सिस्टम के लिए होते हैं। ठीक है, सपोज करो जो प्रोटीन्स है, सपोज करो पोटेशियम को लेकर चलता हूँ, तो स्टार्टिंग में पोटेशियम आता है। ठीक है, जैसे ही पोटेशियम आता है, फिर जैसे पंप के अंदर इंटर करता है तो वो पहले हाइड्रेशन उसका होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो हाइड्रेटेड फॉर्म ट्रेवल करके जैसे आगे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटेशियम, हमारे बॉडी में मोस्टली जो आयंस होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म पोटेशियम जैसे पंप के अंदर एंट्री करता है तो उसका डिहाइड्रेशन पहले होता है। साथ ही साथ जब वो फ्री पोटेशियम में आता है, फॉर्म में आता है, तब वो फ्री पोटेशियम जो इंटीग्रल प्रोटीन्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, पोटेशियम के लिए वो होता है TVG/G। ठीक है, ये 5 प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को बाइंड करने के लिए लगे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इनकी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं या कि ये पोटेशियम के साथ बहुत अच्छे कॉन्चिलेट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पोटेशियम इंटर करता है तो पहले उसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के बाद पोटेशियम फ्री होता है। वो पोटेशियम को कौन अपनी तरफ खींचता है, प्रोटीन्स
स्पेसिफिक प्रोटीन्स TVG/G, ये प्रोटीन्स लोग मिलके पोटेशियम को अपनी तरफ खींचते हैं और उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करते हैं ताकि पंप से होते हुए पोटेशियम क्रॉस हो सके। ठीक है, तो अब देखो, मैं ये क्वेश्चन मैं अगर पूछूं कि ये ऐसा देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि साइज किसकी बड़ी है, पोटेशियम की, तो जिस चैनल से या जिस पंप से पोटेशियम जा रहा है, क्या उससे सोडियम नहीं जा सकता? भाई अगर सोडियम की साइज छोटी है तो आराम से जा सकता है। हाँ, अगर ये बोलो कि सोडियम के साथ सोडियम जिस पंप से जा रहा है उससे पोटेशियम चला जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये समझ सकता हूँ कि यार पोटेशियम की साइज़ बड़ी है और सोडियम की साइज़ छोटी है, तो छोटे से बड़े वाला कैसे पास हो जाएगा? लेकिन ऐसा कोई गेम नहीं होता। दो फैक्टर होते हैं। पहला तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो जिसके साथ पोटेशियम अच्छा चिलेट बनाता है, हो सकता है सोडियम उन लोगों के साथ अच्छा चिलेट ना बनाता हो। दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, जब पोटेशियम इंटर करता है तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन कम होता है। सोडियम की साइज छोटी बट चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता होगा। तो जैसे वो पोटेशियम के चैनल में एंट्री करता है तो उतनी डिहाइड्रेशन एनर्जी नहीं मिलती होगी उसको कि वो पूरा डिहाइड्रेट हो सके। साथ ही साथ जो चिलेट बनेगा सोडियम के साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिसिटी है कि एक पंप से सिर्फ एक ही आयंस ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ी सी ट्रैवल करने की बात। इसी तरह सोडियम पोटेशियम आयंस ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, एक सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ठीक है, एक मिनट में मैं समराइज़ कर देता हूँ सारा कुछ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस आते हैं। ठीक है, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, कैसे? अब एंट्री करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, देखो उनको जैसे सब ढेर सारे सोडियम आयंस, सोडियम को एग्जांपल लेकर चलता हूँ। ठीक है, या पोटेशियम, चलो सोडियम, ढेर सारे सोडियम या पोटेशियम आयंस क्या होते हैं, चैनल्स के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे ही वो पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल को क्रॉस करता है तुरंत सिग्नल किसके पास जाता है, एटीपेज एंजाइम के पास। एटीपेज एंजाइम तुरंत एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी चलती है इस प्रोटीन चैनल्स को ओपन करने के लिए। जैसे ही प्रोटीन चैनल ओपन होते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम या पोटेशियम इंटर करता है चैनल पंप के अंदर और वहाँ पर उसका डिहाइड्रेशन होता है। फिर उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे होते हैं आगे, जो इन सोडियम या पोटेशियम के साथ चिलेट बनाते हैं। उन प्रोटीन्स का कीटोनिक या नाइट्रोजन का लोन पेयर आपस में मिलकर चिलेट बनाता है और फिर उसको चिलेट बनाते बनाते उसको ट्रेवल कराते हैं थ्रू आउट द पंप। और इसके बाद जैसे वो एग्जिट लेता है सोडियम पोटेशियम आयन, वापस वो हाइड्रेट फॉर्म में चला जाता है बाहर। तो ये सिंपल पूरा प्रोसेस था, ऑल अबाउट योर सोडियम पोटेशियम पंप। थैंक यू।